बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हमने आज क्लास 10th के अंदर चैप्टर 5 को स्टार्ट करना है, जो कि नर्वस सिस्टम है। इसके अंदर हमने एसएल नंबर 1 एंड 2 को डिस्कस करना है। हमारा ये चैप्टर अभी 4 जो है, इसके कुछ कंटेंट रहते हैं। पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर हम दूसरे लेक्चर की तरफ जाते हैं। यहाँ पे हमारा जो पहला टॉपिक है वो है किडनी फेलियर एंड इट्स ट्रीटमेंट। ये हमारा लास्ट टॉपिक था प्रीवियस चैप्टर का, किडनी फेलियर एंड इट्स ट्रीटमेंट। अब इसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कस करना है, किडनी फेलियर कैसे होता है, उसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं, जिसके अंदर हमने डायलिसिस भी डिस्कस करना है और मल्टीपल उसके शॉर्ट क्वेश्चन भी हमने डिस्कस करने हैं। अभी हम एमसीक्यू की तरफ नहीं, बल्कि हम पहले अपना लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर हम एमसीक्यू की तरफ आते हैं। इसके अंदर हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो डायलिसिस पर है। डायलिसिस, तो डायलिसिस जो है वो क्या होता है, कैसे होता है, मैकेनिज्म इसका कैसे होता है, ये सारी डिटेल हमने देखनी है। जैसे देखें, अगर हमारा किडनी जो है वो फेल हो जाते हैं, तो अब जाहिर सी बात है, किडनी का काम क्या होता है, हमारे ब्लड से यूरिया को रिमूव करना। जब इसने यूरिया को रिमूव करना है ना, तो डेफिनेटली बेसिकली ये ब्लड को क्लीन कर रहा होता है। तो ब्लड को क्लीन करना ये किडनी का काम है। अच्छा, अगर किडनी फेल हो जाते हैं तो फिर हमें कोई आर्टिफिशियल किडनी चाहिए होता है, ताकि हमारा ब्लड जो है वो क्लीन किया जा सके, उससे यूरिया जो है वो रिमूव हम कर सकें। तो इसके अंदर हमारे डायलिसिस की 2 टाइप्स होती हैं। डायलिसिस वो मैकेनिज्म है जिससे हमने ब्लड को क्या करना है, क्लीन करना है। अच्छा, हीमोडायलिसिस नंबर फर्स्ट पे हम डिस्कस करते हैं। ये एक ऐसा डायलिसिस का मैकेनिज्म है जिसके अंदर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली एक आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल करते हैं। ये आर्टिफिशियल किडनी के तौर पर काम करता है, एक मशीन को यूज़ करते हैं जिसको हम डायलाइज़र कहते हैं या डायलिसिस मशीन कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, ब्लड ऑफ द पेशेंट इज ट्रीटेड थ्रू डायलिसिस। अब डायलिसिस में 2 मैकेनिज्म, एक हीमोडायलिसिस, तो यहाँ पर जो यूज़ होगा वो क्या है, आर्टिफिशियल प्रोसेस से होगा। आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल किया जाएगा, डायलाइज़र का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसने क्या रिमूव करना है, एक्सेस वाटर को और एक्सेस जितने भी यूरिनरी वेस्ट हैं उसको रिमूव करता होता है। ये किसकी बात कर रहे थे, हीमोडायलिसिस। अब हम हीमोडायलिसिस की डिटेल में चलते हैं, क्या इसकी डिटेल्स क्या है। नंबर फर्स्ट पे हमने देखना है कि हीमोडायलिसिस का मैकेनिज्म कैसे होता है। देखिएगा, इन दिस प्रोसेस द फर्स्ट कैथेटर इज इंसर्टेड इनटू द वेन। यू कैन से एक कैथेटर और एक ट्यूब को हम वेन के अंदर इंसर्ट करते हैं, और उसके बाद हम देखते क्या है कि उसमें से ब्लड हम लेते हैं, यानी कि वेन से ब्लड आ रहा है, हमने ब्लड को बाहर निकालना है। अब वो ब्लड कहाँ जाएगा, डायलिसिस मशीन में जाएगा। देखिएगा, द ब्लड फ्लो इनटू द ट्यूब एंड देन इनटू द मशीन कॉल्ड डायलाइजर। अब एक डायलाइजर हमारा आर्टिफिशियल किडनी है, और इसको हम क्या देखेंगे, इसने करना क्या है, इसके अंदर ब्लड आ गया है, इसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड है। उस डायलिसिस फ्लूइड और डायलाइजर यहाँ पे मशीन के अंदर मेम्ब्रेन होती हैं, उन्होंने इसको फिल्टर आउट करना होता है। इनसाइड द मशीन द ब्लड इज पम्प्ड ओवर द सरफेस ऑफ द डायलिसिस मेम्ब्रेन। यानी कि एक क्या है, कैथेटर से हमने ब्लड को रिमूव करवाया, किसके अंदर इंसर्ट किया, डायलाइजर मशीन के अंदर, और फिर हमने क्या हुआ कि जब ब्लड था उसने डायलिसिस मेम्ब्रेन से वो क्या हुआ है कि उसमें से ब्लड क्लीन हो जाता है, क्योंकि यूरिया जो है वो फिल्टर आउट हो जाता है। आगे चलते हैं, दिस सेपरेट द पेशेंट ब्लड फ्रॉम द डायलिसिस फ्लूइड। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि ये पेशेंट का जो ब्लड है यहाँ पे फिल्टर कर दिया जाता है और उसको क्लीन कर दिया जाता है। आगे फिर क्या होता है, यूरिया डिफ्यूज इनटू द ब्लड। यूरिया जो है वो ब्लड से डिफ्यूज कर जाता है, वो मेम्ब्रेन के एक साइड रह जाता है और ब्लड जो है वो दूसरी साइड होता है, अक्रॉस द डायलिसिस मेम्ब्रेन, यानी कि मेम्ब्रेन का यहाँ पे रोल होता है, इनटू द डायलिसिस फ्लूइड। अगेन से देखिएगा, हमने क्या किया है कि ब्लड को हमने कैथेटर के जरिए से पेशेंट के वेन से लिया है, डायलिसिस मशीन में डाला है, डायलिसिस वहाँ पे डायलिसिस फ्लूइड भी होता है,
और उसके बाद वहाँ पर डायलाइसिस एक मेम्ब्रेन होती है। वो डायलाइसिस मेम्ब्रेन क्या होती है, उस ब्लड को फिल्टर आउट कर लेती है। द डायलाइसिस फ्लूइड ऑलरेडी हैज़ sugar and salts, so sugars and salts from the blood will not diffuse across the into the fluid। यानी कि वो जो ब्लड, जाहिर सी बात है वहाँ पे शुगर मौजूद होती है उस फ्लूइड के अंदर, जो शुगर हमारे ब्लड के अंदर होती है वो फिल्टर आउट नहीं होती, इसीलिए बाहर वाले सॉल्यूशन को हाई शुगर रखा जाता है। आगे देखते हैं जी, इसके अंदर क्या है। यूरिया एंड अदर वेस्ट। अब यहाँ पर यूरिया और उसके वेस्ट, दूसरे वेस्ट की बात कर रहे हैं। पास इनटू द डायलाइसिस फ्लूइड, द पेशेंट क्लीनर ब्लड passes back into the veins of the arm through a second catheter। अब देखें, जो ब्लड क्लीन हो चुका है, जो ब्लड क्लीन हो चुका है वो क्या करता है कि उसको हम वापस किसी और कैथेटर के ज़रिए से उसी पेशेंट के किसी और वेन में लगा देते हैं। तो इस तरह से उस शख्स का जो है वो ब्लड क्लीन हो जाता है। अब एक सवाल आपने पूछा है, कैन हीमोडायलिसिस कॉज इन्फेक्शन। देखें, ज़रूर इन्फेक्शन ऐसा नहीं है कि मतलब वो उसने इन्फेक्शन कॉज करना है। अगर कोई पेशेंट जो इन्फेक्शियस एजेंट उस पेशेंट के ब्लड में था, अगर उस मशीन में वो यूज़ किया है और उसी मशीन से किसी दूसरे शख्स की आपने डायलिसिस करवाई है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन का पॉसिबल होता है ज़रूर। तो इस तरह से हमारा जो है वो क्लीन, मुकम्मल जो है वो ब्लड जो है वो क्लीन हो जाता है। इसको हम डायलिसिस कह रहे होते हैं। अब ये था हीमोडायलिसिस, इसमें हमने ब्लड को डायलिसिस करवाया है एक आर्टिफिशियल किडनी के इस्तेमाल से। दूसरा जो हमारा मैकेनिज्म है उसको हम कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। अब पेरिटोनियल डायलिसिस ये विद इन द बॉडी करवाया जाता है। जैसा कि एक शख्स है, उसके एब्डोमेन के अंदर एक पेरिटोनियल कैविटी होती है, वहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज होती हैं। उस शख्स के एब्डोमेन यानी कि पेरिटोनियल कैविटी के अंदर हम एक फ्लूइड इंसर्ट कर देते हैं जो कि डायलाइसिस फ्लूइड होता है। अब वहाँ पर क्या करते हैं, जब डायलाइसिस फ्लूइड हमने इंसर्ट किया है किसी एक कैथेटर के ज़रिए से, एक ट्यूब के ज़रिए से, और वहाँ पे फ्लूइड मौजूद है, डायलाइसिस फ्लूइड मौजूद है, वहाँ पे चूँकि बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं, तो वो क्या करेंगी, उस शख्स का, उस पेशेंट का जो ब्लड होता है वहाँ से यूरिया और नाइट्रोजनस वेस्ट निकल के उस डायलाइसिस फ्लूइड में चले जाते हैं जो हमारी पेरिटोनियल कैविटी में मौजूद होता है, और इस तरह से हमारा ब्लड जो है वो क्लीन हो जाता है। उसका मैकेनिज्म कैसे है वो देखते हैं। इन दिस प्रोसेस डायलाइसिस फ्लूइड इज पम्प्ड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। किसके अंदर? पेरिटोनियल कैविटी के अंदर उसको इंसर्ट कर दिया जाता है डायलाइसिस फ्लूइड को। द पेरिटोनियम विच लाइन द पेरिटोनियल कैविटी, हमारी जो पेरिटोनियल कैविटी होती है उसकी मेम्ब्रेन जो मौजूद होती है वहाँ पर, उसको हम पेरिटोनियम कहते हैं। अब पेरिटोनियम में बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज होती हैं। डायलाइसिस फ्लूइड इज एडेड टू द एब्डोमिनल कैविटी थ्रू ट्यूब। इट इज़ लेफ्ट फॉर सेवरल आवर्स बिफोर रिमूवल, यानी कि उसको सेवरल आवर्स जो है वो हमारे उसी पेरिटोनियल जो कैविटी है उसी के अंदर रखा जाता है। एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन द डायलाइसिस फ्लूइड एंड द टिश्यू फ्लूइड इन द एब्डोमेन। जाहिर सी बात है, जो हमारे टिश्यूज होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं, तो ब्लड कैपिलरीज से यूरिया जो होता है या नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो उस डायलाइसिस फ्लूइड में आ जाते हैं। दिस टाइप ऑफ डायलाइसिस कैन बी परफॉर्म्ड एट होम। इसको जो है घर में भी किया जा सकता है। इट मस्ट बी डन रेगुलरली 3 और 4 टाइम अ डे। तो इसका जो टाइम होता है 3 और 4 टाइम अ डे हम कर सकते हैं, लेकिन जो डायलाइसिस फ्लूइड होता है उसके सेशन होते हैं बाकायदा, और जो कि 24 आवर और 48 आवर्स एंड सो ऑन, इस तरह से उनका मैकेनिज्म होता है। तो ये हमारे पास पेरिटोनियल डायलाइसिस था। इम्पॉर्टेंट है ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। आगे चलते हैं जी हम हमारे शॉर्ट क्वेश्चन की जानब। तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही अहम है, हाउ किडनी बिहेव व्हेन देयर इज मोर वाटर इन दी ब्लड। अब ये वाला क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जब हमारे ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा
वाटर होता है यानी कि डाइल्यूट कंसंट्रेशन होती है वाटर की, यानी डाइल्यूट फॉर्म में होता है, उस वक्त हमारे किडनी का क्या रोल होता है। अच्छा, नंबर फर्स्ट देखें, ऑस्मो रेगुलेशन की बात करें। डेफिनेटली ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है, वाटर एंड सॉल्ट को क्या करना है जी, मेंटेन करना होता है। हमने वाटर एंड सॉल्ट को मेंटेन करना होता है, ऑस्मो रेगुलेशन। जब हमारा डाइल्यूट ब्लड होगा तब क्या होगा, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अच्छा देखिएगा, इफ द ब्लड इज डाइल्यूट, कंटेन टू मच वाटर, लेस वाटर इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल, यानी कि जब ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर मौजूद है तो उस वक्त हमारे किडनी के अंदर जो वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है वो कम से कम होती है। वाटर एंटर टू द यूरिनरी ब्लैडर, thus after drinking a large volume of a lot of water, dilute urine is produced, यानी कि हमने कहा हमारी बॉडी के अंदर वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब ये मैक्सिमम जो वाटर है ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भेज दिया जाता है, यानी कि जब हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन बनता है। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होता है। पेरिटोनियल डायलिसिस को हम अगेन से डिस्कस करेंगे अपने शॉर्ट क्वेश्चन में, आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ किडनी स्टोन्स, किडनी स्टोन्स की कॉजेस क्या है, किडनी स्टोन्स की कॉजेस क्या है ये हमने देखना है। अच्छा, किडनी स्टोन होते क्या हैं पहले आपने ये देखना है। किडनी स्टोन जो है ना, स्टोन बन जाते हैं हमारे यूरिनरी सिस्टम के अंदर, ये किडनी में बनते हैं, फिर ट्रेवल करते हुए यूरेटर में चले जाते हैं या यूरिनरी ब्लैडर में भी चले जाते हैं। तो हमने देखना है इसकी कॉजेज क्या है। प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, अगर कैल्शियम का लेवल हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, कैल्शियम का लेवल हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। अब सिर्फ कैल्शियम ज़्यादा हो जाना ये स्टोन नहीं बनाता, अलबत्ता क्या होगा कि कुछ और केमिकल्स भी हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस होंगे तो फिर जाके उनका रिएक्शन होगा, आपस में सॉल्ट बना सकते हैं। जैसा कि देखिएगा, एक तो हमने कहा कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो गया, दूसरी बात हम देखेंगे प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ ऑक्सलेट। अब ऑक्सलेट भी ज़्यादा है, कैल्शियम भी ज़्यादा है, तो इन्होंने क्या बना देने हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट के सॉल्ट बना देने हैं। ये सॉल्ट क्या करेंगे, जब किडनी के अंदर यूरिन की फॉर्मेशन होगी, वो पेल्विस से गुजरेगा तो इन सॉल्ट्स की वहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगी, ये सॉल्ट प्रेसिपिटेट करेंगे जिसकी वजह से क्या बन जाएंगे, वहाँ पे स्टोन्स बन जाएंगे। अ डिक्रीज इन वाटर इनटेक, अगर पानी कम पिया जाएगा तब भी हो सकता है, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा हम पिएंगे तो ये वाले जो कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉस्फेट या यूरिक एसिड के जो स्टोन बनते हैं वो सैंड की फॉर्म में वहाँ से छोटे अगर पार्ट होते हैं तो वो रिलीज हो जाते हैं अगर हमारी बॉडी डाइल्यूटेड है तो। फिर ये है कि एज एंड फैमिली हिस्ट्री, एज का मतलब जारी सी बात है, एज के साथ भी मतलब जैसे जैसे एजिंग होती है ऐसे ऐसे किडनी स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और फैमिली हिस्ट्री के हवाले से देखें तो जेनेटिकली प्रोसेस भी होता है, जेनेटिक्स में भी जो किडनी स्टोन हो सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन द टर्म किडनी फेलियर। अब किडनी फेलियर क्या होता है, यानी किडनी फेलियर ये होता है कि आपके किडनी अब काम करने के काबिल नहीं रहे, वो फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रहे ब्लड की और यूरिन नहीं बना पा रहे। ब्लड की फिल्ट्रेशन नहीं होगी तो ज़ाहिर सी बात है क्या होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे ब्लड के अंदर जो है वो जमा होते जाएंगे, यानी कि यूरिया जमा होता जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि कन्वल्जन होंगे, शख्स कोमे में चला जाएगा या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। अब देखते हैं कि ये किडनी फेलियर क्या है। इफ़ वन किडनी फेल टू फंक्शन द पर्सन कैन स्टिल लीड अ नॉर्मल लाइफ विद अनदर किडनी, यानी कि एक किडनी जो है वो अगर डैमेज हो भी जाता है, किडनी फेल हो जाता है, किडनी फेलियर को यूरीमिया कहते हैं, तो दूसरे किडनी के ऊपर वो पर्सन सर्वाइव कर सकता है। इफ़ बोथ द किडनी फेल टू वर्क इट इज़ फैटल, जब किसी शख्स के दोनों किडनी फेल हो जाते हैं ये मोहलिक होता है, ये फैटल होता है, ये उसकी जान ले सकता है। अ जनरल टर्म ऑफ
डेक्लाइन किडनी फंक्शन इज कॉल्ड किडनी फेलियर। यानी कि किडनी जब काम करना छोड़ देते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको किडनी फेलियर कहा जाता है। इफेक्ट द राइज इन यूरिया इन द ब्लड, ब्लड के अंदर जो यूरिया है वो बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और अनीमिया होता है। इफ किडनी फेलियर इज नॉट ट्रीटेड, जाहिर सी बात है अगर किडनी की इस किडनी फेलियर की ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है डेथ हो जाएगी। हमने कहा कि यूरिया हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा, पर्सन कोमा में चला जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंशिएट बिटवीन हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। अब ये क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं तो हम अगेन से इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन डिफरेंस में आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी। हीमोडायलिसिस में क्या होता है, आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ वेस्ट यूजिंग अ मशीन नोन एज डायलाइजर। हीमोडायलिसिस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डायलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर डायलाइजर नहीं इस्तेमाल होती। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होती है कि हमारी बॉडी के अंदर एब्डोमेन के अंदर एक कैविटी होती है जिसे कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। उसकी एक मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर जिसको पेरिटोनियल मेम्ब्रेन या पेरिटोनियम कहते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं। अच्छा, फिर क्या होता है जी, इस कैविटी के अंदर हम क्या करते हैं, एक फ्लूइड इंसर्ट कर देते हैं, उसको हम कहते हैं डायलाइसिस फ्लूइड। डायलाइसिस फ्लूइड किससे, एक ट्यूब के जरिए से या एक कैथेटर के जरिए से, इसके अंदर हमने वो इंसर्ट कर दिया डायलाइसिस फ्लूइड। अब क्या होता है, पेरिटोनियल कैविटी के लाइनिंग जो होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो ब्लड कैपिलरीज से यूरिया जो है वो किस में चला जाता है, डायलाइसिस फ्लूइड में चला जाता है। तो इस तरह से हमारा ब्लड जो है वो क्लीन हो जाता है। ये एक दिन में 3 से 4 टाइम ये प्रोसेस किया जा सकता है और ये घर पर किया जा सकता है। डायलाइसिस मेम्ब्रेन, यहाँ पर डायलाइसिस मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर क्या होती है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है। डायलाइसिस मशीन विद अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि ये डायलाइसिस मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पर नेचुरल मेम्ब्रेन होती है, पेरिटोनियम लाइनिंग ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। नेक्स्ट इसी के पॉइंट्स हैं जी, जैसे कि टिपिकली 2 to 3 टाइम पर वीक, लेकिन इसकी बात कर रहे हैं 3 to 4 टाइम अ डे, ये इसमें डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, मशीन यूज, डायलाइसिस मशीन इज यूज्ड, इसको डायलाइजर भी कहते हैं। नो मशीन रिक्वायर्ड फॉर द बेसिक प्रोसीजर, यानी कि पेरिटोनियल डायलाइसिस के लिए किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, फिर हम देखेंगे प्लेस ऑफ प्रोसीजर, यूजुअली इन हॉस्पिटल, यानी कि यही किया जाता है कि हॉस्पिटल्स के अंदर ये प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि ये डायलिसिस मशीन जो होती है ये हॉस्पिटल में ही हमें अवेलेबल होती है। लेकिन इन अभी जो हम अगर देखें तो इसके अंदर हम छोटे छोटे आर्टिफिशियल किडनी जो है वो बनाए जा रहे हैं, तो वो उनसे भी हो सकता है, वो घर पे भी हो सकता है, लेकिन हमने यही कहना है कि ये हॉस्पिटल में होते हैं या डायलिसिस सेंटर पर होता है। फिर हम देखते हैं इसके बाद, अगर हम पेरिटोनियल डायलिसिस की बात करें, कैन बी डन एट होम, ये हम घर में भी कर सकते हैं, दिन के वक्त भी हो सकता है और रात के वक्त भी हम कर सकते होते हैं। अच्छा, तो ये हमारा क्वेश्चन था किस पे, पेरिटोनियल और हीमोडायलिसिस पे। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो किस पर है, ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर। अब जाहिर सी बात है, किडनी फेल हो गया किसी का तो उसमें उसके ट्रीटमेंट भी हमें चाहिए। ऐसा नहीं कि वो उसका किडनी फेल है और उसी पे रिलाय करेंगे। तो हम देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। अब देखें, 2 तरह के हमने किडनी फेलियर देखे हैं, एक हमने एक्यूट देखा है, दूसरा हमने क्रोनिक देखा है। एक्यूट के लिए हमने बात की थी, ऑल्सो नोन एज एक्यूट किडनी इंजरी, AKI, कैन ऑफन बी ट्रीटेड एंड किडनी रिटर्न टू नॉर्मल। यानी कि होता कि अगर एक्यूट किडनी फेलियर है तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है और आसान है और किडनी जो है वो नॉर्मल कंडीशन में आ सकता है। लेकिन अगर ये क्रोनिक होगा फिर इसका ट्रीटमेंट जो है वो बहुत कम होता है या बहुत स्लो होता है। क्रोनिक किडनी डिजीज़
CKD इसे कहते हैं, इज अ परमानेंट लॉस ऑफ किडनी फंक्शन, इट देन रिक्वायर्ड किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो इस वक्त हमें किसकी ज़रूरत होती है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत होती है कि अगर किडनी मुकम्मल तौर पर फेल हो जाता है, इसे हम यूरेमिया कहते हैं, यूरेमिया, कंप्लीट रीनल फेलियर और कंप्लीट किडनी फेलियर, इसे यूरेमिया कहते हैं। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है कि एक नया किडनी हमें चाहिए होता है, हम किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं मैचिंग डोनर से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, ये भी इम्पॉर्टेंट था। अब हम चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ। मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चंस। नंबर 1 पे हमारा जो क्वेश्चन है, किडनी हेल्प टू मेंटेन, किडनी का जो रोल होता है वो किस किस में होता है? क्या ये पीएच लेवल को मेंटेन करती है? क्या ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया जाता है? क्या वाटर लेवल को मेंटेन करते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये इन तीनों को मेंटेन कर रहे होते हैं। किडनी हेल्प टू मेंटेन ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किडनी स्टोन कैन बी, अच्छा अब हमने देखा ना जो किडनी स्टोन्स होते हैं इनके अंदर कौन कौन सा जो है वो कंटेंट मौजूद है या कौन कौन से सॉल्ट्स मौजूद होते हैं। जैसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट हो सकता है, यूरिक एसिड क्रिस्टल भी हो सकते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट भी हो सकते हैं, जो यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो यूरिया के क्रिस्टल नहीं होते, तो इसका मतलब है बोथ अल्फा एंड बीटा, ए एंड बी दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है। यहाँ पर आगे चलते हैं। द पर्पज ऑफ डायलिसिस इज टू रिमूव डैश फ्रॉम द ब्लड, ग्लूकोज को रिमूव नहीं करता, ग्लूकोज अगर बस चला भी जाए तो उसको रीअब्जॉर्ब किया जाता है। तो बेसिकली यूरिया को करता है, हार्मोन्स को रिमूव नहीं करता, अमाइनो एसिड को रिमूव नहीं करता। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, यूरिया। ये सिर्फ और सिर्फ किसको रिमूव करता है, यूरिया को रिमूव करता है। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द मशीन यूज फॉर द हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस के लिए जो मशीन इस्तेमाल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ये हमने लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है। इसे डायलाइजर कहते हैं, इसे लिथोट्रिप्सी नहीं कहते। लिथोट्रिप्सी वो मैकेनिज्म होता है जिसमें किडनी स्टोन को ब्रेक किया जाता है। पेरिटोनियल हमारे जो है वो एब्डोमेन में मेम्ब्रेन होती है, एक कैविटी होती है पेरिटोनियल कैविटी, उसके अराउंड एक मेम्ब्रेन है पेरिटोनियम। एक्सरे से जो है डायलिसिस नहीं होता, एक्सरे से भी हम किडनी को ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर अल्फा है, दैट इज डायलाइजर। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा 5, इट एक्ट्स एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस जो कि एक नेचुरल प्रोसेस हम देख रहे थे, एक नेचुरल मेम्ब्रेन का प्रोसेस हम देख रहे थे। यहाँ पर जो मेम्ब्रेन इस्तेमाल होती है वो क्या हुआ है, पेरिटोनियम होती है। डायलिसिस ट्यूब नहीं होती, कैपिलरीज नहीं, स्किन नहीं। तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है वो पेरिटोनियम है। ब्लड कैपिलरीज का रोल होता है, ब्लड कैपिलरीज वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं, वो क्या करती हैं, वो वहाँ से यूरिया फिल्टर कर रही होती हैं और वो यूरिया हमारे डायलिसिस फ्लूइड में चला जाता है। तो ये था हमारा लेक्चर। इससे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हमने चैप्टर 5 नर्वस सिस्टम को डिस्कस करना है। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनी सजेशन दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।